हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अर्जुन केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं सॉलिड स्टेट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा। और उस टॉपिक का नाम है कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वार्ड को लोकेट कैसे करते हैं, और क्रिस्टल फार्मूला जो बनता है हमारा, जो हमने लास्ट क्लास में कल किया था, कि कंट्रीब्यूशन से कैसे बना सकते हैं। आपने कल क्वेश्चन भी किए होंगे और आपने देखा भी होगा, तो काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। आज हम फॉर्मूला वाले क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन वॉइड करने के साथ। तो आज के क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये सीख सकें कि लोकेशन किसका किसका लोकेशन है। देखो, एक तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसी क्यूब में कहाँ पे होता है ये बताऊंगा आज, और एक टेट्राहेड्रल वॉइड का। ये दोनों जान जाओगे, बहुत कुछ समझ में आएगा क्वेश्चन का। और बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ सिर्फ इस टॉपिक पे भी आता है। तो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन किसी क्यूब के अंदर में कहाँ पे होता है, ये आज सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ। एकदम ध्यान से सुनना है, सबको समझना है। बहुत आसान सी टॉपिक है ये, और जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे नोट्स वगैरह बनाते रहना है। तो लोकेशन के बारे में बात करेंगे, दोनों का एक एक करके। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा ऑक्टाहेड्रल से, और फिर हम स्टार्ट करेंगे टेट्राहेड्रल से। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा हाउ टू लोकेट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन है ना। चलो इसको देखते हैं थोड़ा। सबसे पहले इसके लोकेशन को बताने में आपको दो नाम अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहले पेपर में वही आएगा कि लोकेशन जो इसके होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहला लिखना है, ये होता है जिस भी क्यूब की हम बात करेंगे उसके बॉडी सेंटर पे। ये लिखना है बॉडी सेंटर। मैं सब बताऊंगा कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे दिखेगा ये बॉडी सेंटर। और दूसरा इसका लोकेशन जो होता है किसी क्यूब के अंदर में, वो एस सेंटर पे होता है। तो पहला क्वेश्चन तो समझ लो यहीं से बन जाएगा, किसी क्यूब के अंदर में ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन कहाँ पे होता है। तो वो होता है बॉडी सेंटर पे और एस सेंटर पे, दोनों पे होता है। ये किसी एक पे नहीं, दोनों पे होता है एक क्यूब के अंदर में। मैं इस लोकेट करने वाला हूँ। उसके पहले थोड़ा सा व्यू देता हूँ कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखता कैसा है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। जैसे कि इमेजिन करो कि हमने कोई तीन स्फेयर ऐसे लिए। ठीक है, ये तीन स्फेयर लिया ऐसे, तीन ऊपर की तरफ और तीन ले लिए हमने नीचे की तरफ ऐसे। समझ रही बात? मतलब अगर अलग से समझना हो तो ऐसे समझो। क्या करना है, हमें तीन स्फेयर ऐसे लेने हैं। ठीक, फिर एक तीन स्फेयर वाला जो ओरिएंटेशन होगा वो ऐसे लेना है, और एक दूसरे के ऊपर इसको डाल देना है। तो इमेजिन हो पा रहा है ना कैसा दिखेगा? ठीक, एक दूसरे के ऊपर इसको डाल देना है। जैसे ऊपर डालोगे ना, इस लेयर और इस लेयर के बीच में एक खाली जगह दिखेगा। वो खाली जगह को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वेरी सिंपल है ना, बहुत आसान है। तीन स्फेयर इस तरह और तीन स्फेयर इस तरह, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखो। जो बीच में खाली जगह बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की तरह होगा। ये कैसा एग्जैक्ट दिखता है उसके लिए अगली क्लास हम करेंगे बाद में भी, लेकिन आज का क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में लोकेशन कैसे हम बता सकते हैं। और इस पर न्यूमेरिकल वगैरह जो आता है, ये क्वेश्चन जो आते हैं क्रिस्टल के फॉर्मूला के, वो कैसे बनते हैं वो बताने वाला हूँ। खैर, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसा दिखता है थोड़ा सा आइडिया मिल ही गया होगा। तीन ऊपर की तरफ, तीन नीचे की तरफ, एक दूसरे के ऊपर इसको रखो, एक खाली जगह दिखेगा। वो खाली जगह का थोड़ा व्यू में दिखा देता हूँ, आइडिया मिल जाएगा। वो जो खाली जगह होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। और यही वो खाली जगह है जिसको हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दिस इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल की तरह दिख भी रहा है ना, देख, एक दो तीन चार और एक ऊपर एक नीचे, ऑक्टाहेड्रल की तरफ। खैर, अब मैं ये बताने वाला हूं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन बॉडी सेंटर पे कैसा दिखेगा, बेस सेंटर पे कैसा दिखेगा, इन अ क्यूब। ये लिख लेना, इन क्यूब, क्यूब के अंदर में। ठीक, तो चलो पहले उसके लिए क्यूब बनाते हैं अच्छा से, और उसके बाद देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें लगेंगी और कैसे कैसे बताना है। तो सबसे पहले एक क्यूब बनाते हैं। उस क्यूब में बॉडी सेंटर और एज सेंटर कहाँ होते हैं, क्या होता है, ये सब पता चलेगा अभी। देखते चलो, ये वाला, और एक यहाँ पे। चलो, ये क्यूब बनाने के बाद वो करना क्या, बॉडी सेंटर में कह रहा था। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का अगर व्यू देखा जाए तो एक तो क्लियर है ना कि जब छह स्फेयर एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं ना, देखो, जब छह स्फेयर एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। करेक्ट है ये तो क्या करेंगे हम ना, हम यहाँ पे सोचेंगे कि पहले बॉडी सेंटर कहाँ पे है। तो बॉडी सेंटर है हमारा, ठीक, ये वाला, ये सेंटर है। यहाँ पे कोई एटम नहीं लगा है,
यहाँ पे खाली जगह मान के चलते, खाली जगह है। मान लो हमने फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस लिया, तो उसमें कॉर्नर पे एलिमेंट होते हैं ना, सबको पता होगा, कॉर्नर एलिमेंट, कॉर्नर एलिमेंट, कॉर्नर एलिमेंट, और फेस सेंटर का मतलब हमारे फेस पे भी होंगे। तो एक फेस वाला यहाँ बना लेते हैं, देखो ये फेस, फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर, एक फेस यहाँ पे सेंटर होगा, एक पीछे होगा, पीछे वाले फेस पे, है ना, कुछ ऐसा। अब जरा इमेजिन करो, अगर मैं जो लाइन खींचने वाला उस लाइन पे इमेजिन करना, बड़ा इजी हो जाएगा। ये वाला लाइन, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक से दिखाता हूँ, अच्छे दिखेगा। ओके, ये वाला लाइन, ये वाला, ये वाला, और ये वाला, क्या दिख रहा है सबको? ध्यान से देखना, इसको आप ऐसे थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हैं क्या? ध्यान से देखो, कौन से? ये सारे फेस सेंटर है, एक फेस सेंटर, दूसरा फेस सेंटर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा फेस सेंटर। अब क्या होगा, इन पूरे के पूरे 6 एटम को पास में लाके इमेजिन करो, क्लोज लाओ। जैसे आप क्लोज लाओगे, आपको ऐसे भी दिख रहा होगा ये कि 6 के 6 जब ऐसे जुड़ेंगे ना, तो ऑक्टाहेड्रल जैसा दिख रहा होगा। ये दिख रहा है क्या ऑक्टाहेड्रल? स्क्वायर प्लेनर, और ऊपर एक स्फीयर है, एक नीचे स्फीयर है, ऑक्टाहेड्रल जैसा दिख रहा है। अब क्या होगा, ये देखो बीच में जो है ना, ये बीच में कुछ है नहीं, ये खाली जगह होने वाला है। किसकी वजह से? ये 6 फेस की वजह से होने वाला है। 6 फेस वाले एटम से ये एक खाली जगह यहाँ पे बनने वाला है। जो वो खाली जगह बनेगा, क्या वो ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा या नहीं होगा? तो अगर मैं यहाँ पे ए पॉइंट कहूँ, एक ए पॉइंट यहाँ पे बताऊं मैं, तो क्या ये ए पॉइंट हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑक्टाहेड्रल सेंटर? दिस इज ऑक्टाहेड्रल सेंटर, क्या मैं कह सकता हूं? सोचो सोचो, ऑक्टाहेड्रल वाइड पोजीशन या सेंटर भी कह सकते हैं। क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे फेस सेंटर क्यूबिक एफसीसी है हमारा। ये एफसीसी लैटिस के अंदर में जो हम 6 एटम देख रहे हैं ना, वो 6 एटम क्या है? वो 6 एटम जब जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ या क्लोज पहुंच रहे हैं, तो एक खाली जगह का यहाँ पे बना रहे हैं, खाली जगह, और यही वो खाली जगह है जिसको हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइड पोजीशन। करेक्ट है ना? तो एक बात बताओ, इस एफसीसी लैटिस में बॉडी सेंटर के थ्रू ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे होता है? ये क्लियर हुआ? कंफर्म करो कमेंट में जल्दी से, क्या ये क्लियर हुआ? 6 कैसे जुड़ रहे हैं और कैसे वो खाली जगह बन रहा है, और कैसे एफसीसी के अंदर में बॉडी सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वाइड का फॉर्मेशन हुआ। क्या ये दिखा? क्योंकि ये था पहला हमारा। अब हम करेंगे इसका दूसरा, लेकिन उसके पहले एक और चीज समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। एफसीसी लैटिस, ये जो हमारा एफसीसी लैटिस है, इस एफसीसी लैटिस में बॉडी सेंटर कितने हैं? ये बताओ जल्दी से मुझे। इस पूरे एफसीसी में बॉडी सेंटर कितने हैं? सिर्फ एक, है ना? और ये सेंटर पे ही है। तो कोई जब पूछेगा कि क्या ऑक्टाहेड्रल वाइड एफसीसी लैटिस में कितने होते हैं, तो आप लोग कहोगे कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, ओवी, इन एफसीसी में तो कितने होते हो तो अलग बात है, लेकिन एफसीसी ड्यू टू बॉडी सेंटर, कोई पूछेगा बॉडी सेंटर के हिसाब से कितने होते हैं, तो योर आंसर विल बी 1 ओनली। ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक, कोई पूछे कि हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स आर देयर इन एफसीसी लैटिस एट द बॉडी सेंटर या ड्यू टू द बॉडी सेंटर, यू विल से दैट ओनली 1। करेक्ट है? ये नंबर याद रखना, अभी आगे जोड़ने वाले हम कुछ, है ना, इसके साथ, तो क्वेश्चन ही बनेगा। ये रहा एफसीसी का, और ये रहा बॉडी सेंटर के हिसाब से। बॉडी सेंटर के हिसाब से ऑक्टाहेड्रल वाइड कहां पे होता है, कैसे होता है, ये आपने देखा इसमें। दूसरा हमारा क्या था? एस सेंटर। पता है एस सेंटर क्या होता है? देखो ध्यान से, एस सेंटर को देखते हैं। एस सेंटर क्या होता है, सेंटर कहां पे होता है, ये मैं भी दिखाता हूं फिर से, क्यूब बना के, ध्यान से देखना है, समझ में भी आएगा और आप अच्छे से इसको कर भी पाओगे। तो एक हम यहाँ पे बना लेते हैं क्यूब, फिर से फटाफट एक क्यूब बना लो। और उस क्यूब को बनाने के बाद आपको करना क्या है? पोजीशन वैसे ही रखने हैं। हमें पोजीशन का मतलब हमें इसके कॉर्नर पे भी रखने हैं एटम्स को, कॉर्नर्स, और फेस सेंटर तो सबको पता ही है। अभी भी जो था पहले का वो अभी भी होगा, उसमें किसी तरह का चेंज नहीं लाना है, एकदम इजी। तो यहाँ भी फेस सेंटर बना लो, फेस सेंटर एफसीसी लैटिस, और ये रहा सेंटर और ये फेस सेंटर। ठीक, मैंने जो कहा अभी ना एस सेंटर के बारे में, वो कहां पे होता है और कहां पे हमें लोकेट करना है उसको, ये ध्यान से देखना, बड़ा जरूरी है। क्या मैं इसको कह सकता हूं क्या ये एस सेंटर है? पहले कंफर्म करो, क्या मैं कह सकता हूं ये एस सेंटर है? टोटल 12 एजेस होते हैं, सबको याद तो होगा इसके बारे में, हमने कल न्यूमेरिकल भी किया था इसके ऊपर। ऐसे हमारे पास टोटल 12 एज होते हैं इसके अंदर। ये क्या एस सेंटर में कह सकता हूं? अब सवाल ये है कि एस सेंटर यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता कैसे होगा, तो सुनना ध्यान से। फिर से 6 एटम कैसे रिलेट करने वाले हैं ये देखेंगे। तो पहले तो ये एटम दिख रहा है पूरा, ये लाइन,
देखते चलो बड़ा ध्यान से। ओके, अगर मैं एक क्यूब और जोड़ता यहाँ पे, ये इमेजिन करना है, एक क्यूब और जोड़ता तो क्या यहाँ पे फेस सेंटर होता ना एक? कंफर्म करो, क्या यहाँ पे एक फेस सेंटर होता? अगर मैं एक क्यूब और जोड़ता इसके बगल में तो एक फेस सेंटर यहाँ भी होता। उसका लाइन खींचूंगा तो ये हो गए हमारे ये वाले, ठीक। एक हमारा ये ऊपर का जो ये फेस सेंटर दिख रहा है, ये भी तो एक लाइन खींच सकता है, तो ये ऐसे आ सकता है। तो क्या जो हमने ऐसा वाला लाइन अभी थोड़ी देर पहले खींचा था, क्या वही लाइन हमें फिर से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे इस सेंटर पे? क्या एफसीसी लैटिस के अंदर क्या एज पे भी हमें कुछ ऐसा 6 एटम का कनेक्शन दिख रहा है या नहीं दिख रहा? सोचो, अगर ये 6 कनेक्शन दिख रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल वायड का पोजीशन होगा। इसलिए कहा जाता है कि एफसीसी के अंदर में ऑक्टाहेड्रल वायड एक बॉडी सेंटर में बनता है एक, और एज सेंटर पे भी बनता है। अब कितने बनते हैं सेंटर के हिसाब से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि जब कोई पूछेगा फिर से सवाल कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायड, है ना, इन एफसीसी, ठीक है, लेकिन किसकी वजह से? ड्यू टू एस सेंटर की वजह से। तो यहां पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, सुनना ध्यान से। अगर मैं अभी पूछूंगा तो इस एज पे तो एक ही बन रहा है ना, तो इसको हम एक काउंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि एक्चुअली में क्या हुआ ना कि देखो, बॉडी सेंटर जो हमने लिया था उसका ऑक्टाहेड्रल वायड का कंट्रीब्यूशन पूरा एक था ना, मतलब पूरा ऑक्टाहेड्रल वायड खाली जगह जो था वो क्यूब के अंदर था। क्या मैं कह सकता हूं ये बात? पूरे क्यूब के अंदर में ही वो ऑक्टाहेड्रल वायड पूरा था, करेक्ट है। लेकिन क्या अगर मैं एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वायड की जो बात कर रहा हूं, क्या उसका ऑक्टाहेड्रल वायड खाली जो जगह है वो, क्या वो क्यूब के अंदर है पूरा का पूरा? नहीं, वो क्यूब के अंदर पूरा का पूरा नहीं है, उसका सिर्फ 1/4 पार्ट ही, उस ऑक्टाहेड्रल वायड का सिर्फ 1/4 पार्ट, याद है ना सबको, एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, सिर्फ 1/4 पार्ट ही है जो उसके कॉर्नर पे, उसके एज पे यहाँ पे काम करेगा। सवाल ये है कि ऐसे एज तो बहुत सारे हमारे पास, एक पूरे के पूरे क्यूब के अंदर में टोटल 12 एज होते हैं, सबको पता है ये बात, है ना। हर एक एज पे ऑक्टाहेड्रल वायड होगा, और हर एक ऑक्टाहेड्रल वायड का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/4। तो अगर कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायड कितने होंगे एफसीसी में एज सेंटर के हिसाब से, तो आंसर करना है 1/4 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 3। गॉट इट? तो सवाल कैसे होगा? हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल वायड्स आर देयर in FCC lattice due to body center? So that is 1. Very simple. How many octal wards are there in FCC due to S center? That will be 3. और मैं जैसे कह रहा था कि अगर सवाल आ जाए कि total number of octahedral ward in a FCC lattice will be what? तो your answer will be, अगर कोई पूछे ऐसे क्वेश्चन में पूछ देता हूं, देखो अब तो आसान है ये, टोटल नंबर ऑफ octahedral void in FCC lattice, in FCC S। बड़ा इजी सवाल होगा अब तो। क्या 1 होगा, क्या 3 होगा, क्या 4 होगा, या फिर 2 होगा? पोलिंग करता हूँ लाइव यहाँ पे भी, सब लोग पार्ट लेंगे उस पोलिंग में। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, मतलब आंसर तो बता ही दिया मैंने आपको बस क्या करना है, आपको उस आंसर को करके अपने नोट्स में ये बात कंफर्म कर देनी है कि हाँ हमने ये सीख लिया और हमें पता है कि कितने होते हैं। तो टोटल जब कोई पूछेगा तो एक साथ दोनों बातें याद रखनी है हमें, बिल्कुल। ऑक्टाहेड्रल वायड एफसीसी में बॉडी सेंटर पे भी होता है और एज सेंटर पे भी होता है। बॉडी सेंटर और एज सेंटर को मिला दिया जाए तो 3 और 1 बन जाएंगे टोटल 4। इसलिए कोई भी जब पूछेगा तो कहना कि ऑक्टाहेड्रल वायड में टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायड जो होते हैं एक एफसीसी लैटिस में होते हैं 4। जो आपने सही किया है, देखता हूं कितने लोगों ने सही किया। पहले सबको सही करना चाहिए, बहुत ही आसान था। अब इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैं लिंक करने वाला हूं फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल में, जो कि बहुत बार पेपर में आया है और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं उसमें, लेकिन आज वो कंफ्यूजन दूर होने वाला है, इसलिए सब लोग ध्यान से सुनना। वो क्या है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले जैसे कि अगर मैं बोलूं एफसीसी के अंदर में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, कौन बताएगा? कमेंट में बताओ तो। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? सोचो और बताओ जल्दी से। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, याद है ना? बिल्कुल 4। एकदम आसान है क्वेश्चन। अच्छा, अब अगर मैं एफसीसी में कहूं तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायड कितने होते हैं? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायड कितने होते हैं? अभी तो अभी बनाया हमने ना। ओके, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायड ये भी 4 होते हैं। अच्छा, एक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि इसका मतलब एफसीसी के अंदर में एटम के नंबर और ऑक्टाहेड्रल वायड के नंबर दोनों बराबर होते हैं, करेक्ट है ना? तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है पेपर में कि if the number of atom in FCC
is n, then number of octahedral void is, तो ऑप्शन ऐसे दे देगा n स्क्वायर 3n, ऑप्शन सी में 2n और ऑप्शन डी में दे देगा n। क्या लगता है? तो आंसर करना कितना आसान है ना? तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है ना, तो क्वेश्चन में तो दम कितना भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है कि क्या होने वाला है। तो इफ द नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी इज n, then the number of octahedral void will be exactly equal to the number of atom of FCC atom, क्योंकि हमने अभी देखा, चेक किया, हमने देखा कि ये दोनों बराबर ही होते हैं। तो क्या आपका आंसर डी होने वाला था या नहीं? सब लोग बताओ जल्दी से, है ना? क्योंकि अगर नंबर ऑफ एटम n है तो ये भी n होगा, अगर ये 2n है तो ये भी 2n होगा। तो नंबर ऑफ एटम कभी भी बदलेगा नहीं, किसमें? ऑक्टाहेड्रल वॉइड के और एटम के नंबर में। ये बात ध्यान रखना एफसीसी का। एफसीसी का मतलब फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस का। अब सवाल बदलेगा। अब जब सवाल बदलेगा तो उसमें ट्विस्ट आएगा कहानी में। इसको आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि इस पेज को मैं अभी मिटाने वाला हूँ ताकि मैं अगला कुछ लिख सकूं जो मुझे आगे बताना है। दूसरा हमारा था टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है ना? क्या था वो? टेट्राहेड्रल वॉइड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक बात कोई पूछे कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का लोकेशन कहां पे होता है, तो कहना बॉडी सेंटर पे और एस सेंटर पे। पहला क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। वैसे ही जब कोई पूछे कि टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन कहां पे होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड का लोकेशन कहां पे होता है, तो सिर्फ ये एक जगह पे होता है और उसको हम कहते हैं बॉडी डायगोनल। ये वर्ड याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये आगे जाके जब क्रिस्टल के बारे में पढ़ाऊंगा, जेडएनएस के बारे में, CF2 के बारे में, तो उसमें ये वर्ड बहुत बार यूज करा जाएगा। तो अभी ध्यान रखना बस, ये बॉडी डायगोनल के पोजीशन पे होता है। अब कैसे होता है, कहां होता है, बता देता हूं। उसके पहले थोड़ा सा ये बता देता हूं कि टेट्राहेड्रल वॉइड दिखता कैसा है। बहुत सिंपल है। जब किसी 3 स्फीयर को लो, ऐसे है ना, कैसे भी ले सकते हैं, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, और इस 3 स्फीयर को करने के ऊपर करने के बाद इसके ऊपर एक एटम और डाल दो ऐसे, ठीक है? तो उस खाली जगह को इमेजिन करो। बहुत सिंपल है ना? क्या करना है, हमें 3 स्फीयर ऐसे जोड़ने हैं उसको, और ये एक स्फीयर को इसके ऊपर पुट कर देना है। जैसे इसके ऊपर डालेंगे तो अंदर जो खाली जगह बचेगा ना, उसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की तरफ दिखेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की तरफ, इसलिए उसको टेट्राहेड्रल वॉइड हम कहते हैं। खाली जगह जो बचा उसको वॉइड कहते हैं, और स्ट्रक्चर उसका इसका था तो टेट्राहेड्रल हो गया वो। पोजीशन इसका नाम है बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल क्या है और कहां पे कैसे दिखता है, ये मैं आपको अभी इसी पेज पे दिखाता हूं, ध्यान से देखना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और कैसे बनता है ये भी दिख जाएगा, एकदम ध्यान से देखना है। तो ये रहा वो क्यूब, इस क्यूब पे हम अभी टेट्राहेड्रल वॉइड को लोकेट करने वाले हैं, हाउ टू लोकेट। और ये लोकेशन समझ में आ गया तो कहानी समझ में आ जाएगी। देखो हुआ कैसे। फिर से मुझे एफसीसी लेना है, याद रहे इस बात का, हम एफसीसी ही लेने वाले हैं, एफसीसी छोड़ के और कुछ नहीं लेंगे, है ना? एफसीसी की जगह पे केएफसी कितने लोग सुनाई दे रहा है? एक मेरा स्टूडेंट था पहले, कहता था सर जब भी आप एफसीसी कहते हो ना मुझे केएफसी सुनाई देता है। मैंने कहा ठीक है, जो जो सोचता है वही उसको सुनाई देता है। तो आप लोग तो नहीं सोच रहे हो ना केएफसी? सुनो, तो ये एफसीसी बना लो। एफसीसी हो गया हमारा ये वाला फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस, सारे के सारे फेस सेंटर पे, और बॉडी डायगोनल सारे के सारे कॉर्नर पे हमने बना लिए। अब सवाल ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हमारा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, वो कहां पे होगा। पहले सवाल ये है कि बॉडी डायगोनल होता क्या है, तो उसको बताने के लिए मैं छोटा सा एक क्यूब बनाता हूं यहाँ पे, ताकि ऊपर वाले लोकेशन को हम बता सकें। ध्यान से देखना, एक छोटा सा क्यूब आपको समझा देगा कि कहां पे होने वाला है। एक लाइन खींच रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से देखना तो सब लोग। इस डॉट से लेके इस डॉट तक एक लाइन खींचू मैं, क्या सबको लाइन दिख रहा है अच्छे से? ये लाइन इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, मतलब एक होता है फेस डायगोनल, जिसको मान लो 2D बनाया मैंने, और ये डायगोनल कहते हैं, इसको कहते हैं ना। लेकिन अब क्यूब बनाना है आपको, और क्यूब के अंदर के अपोजिट दो कॉर्नर्स को जोड़ना है। इन अपोजिट दो कॉर्नर को जोड़ने का जो लाइन होगा, उस लाइन को हम कहेंगे बॉडी डायगोनल। ठीक है, समझ आई बात? क्लियर? अब बॉडी डायगोनल क्या है हमारा, तो बॉडी डायगोनल यहां से लेके, मैं इसको कलर कर दूं, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम कहेंगे डायगोनली। ठीक, अब सवाल देखो क्या है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पे हमें मिलता है। कैसे मिलता है देखते चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस कॉर्नर को इमेजिन मत करना, इसको इमेजिन करो ट्रायंगल की तरह। कर रहे हैं आप लोग? ये टच नहीं है ना, इस ब्लू के साथ ये ट्रायंगल टच नहीं कर रहा है। ट्रायंगल को इमेजिन करो और इस कॉर्नर वाले को इमेजिन करो इसके ऊपर। मान लो आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे आपको कैसा दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा ना, 3 आपको दिख रहे होंगे ट्रायंगल की तरह, और ये जो कॉर्नर वाला होगा ये इसके ऊपर दिख रहा होगा, बोलो है ना। जब यहाँ से देखोगे तो ये ऐसे ही दिखेगा ना, कंफर्म करो, ऐसे ही दिखेगा। और क्या इस लोकेशन को या इस तरह के ओरिएंटेशन को हम कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल हमारा ये टीवी? क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि जब भी 3 स्फीयर के ऊपर एक दूसरा स्फीयर हम डालते हैं ना, तो अंदर जो खाली जगह बचते हैं उसको कहते हैं टेट्राहेड्रल। और कहीं ना कहीं आपको दिख भी रहा होगा कि लगभग लगभग यहाँ पे वो खाली जगह दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पे, लगभग लगभग यहाँ पे, ये जैसे तीनों चीजें के ऊपर ये हमारा आएगा, तो ये खाली जगह यहाँ पे हमें मिलेगा, इसी खाली जगह को कहते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी आई होप। लेकिन अब जो आई की बात है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके नंबर्स बताने, और नंबर्स बताने में आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, समझिएगा। सबसे पहले ऐसे ऐसे बॉडी डायगोनल हमारे इस क्यूब के अंदर में कितने होते हैं, कोई बताएगा मुझे? ऐसे बॉडी डायगोनल तो बहुत, ये हो सकता है, देखो ये कॉम्बिनेशन हो सकता था, एक ये भी तो हो सकता था, है ना, ये भी हो सकता था। तो ऐसे ऐसे कितने बॉडी डायगोनल है जो हम इमेजिन कर सकते हैं? देखो कैसे, हाँ 4, बिल्कुल करेक्ट। टोटल एक क्यूब के अंदर, मैं लिखा भी देता हूं इसको ऐसे, है ना, जरूरी है। टोटल बॉडी डायगोनल होते हैं 4, है ना, इन एफसीसी, इन क्यूब कह सकते हैं डायरेक्ट, इन क्यूब 4 होते हैं बॉडी डायगोनल। ठीक है, अच्छा एक और बात है, इच बॉडी डायगोनल, इस बॉडी डायगोनल के पास 2 टेट्राहेड्रल वाइड, क्या मैं कह सकता हूं क्या टेट्राहेड्रल वाइड? क्या ये बात सही है? क्योंकि अभी अभी देखा कि जब हमने क्यूब बनाया तो एक बॉडी डायगोनल, जैसे कि मैंने ये जो बनाया था, एक बार दिखाया था, थोड़ा सा हल्का सा समझ में आ जाएगा, है ना। देखो ये हमने जो बनाया, यहां तो एक हमें मिला ही मिला ना, ये वाला ट्रायंगल बना, और यहां से एक यहां मिला हमें, और यही चीज यहां भी तो मिल सकता था हमें, उसी बॉडी डायगोनल, उसी लाइन के ऊपर एक और हमें यहां भी मिल सकता था, क्योंकि वहां भी हमारे पास 3 ट्रायंगल बन रहे थे और यहाँ भी कॉर्नर था एक। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि हर एक बॉडी डायगोनल के ऊपर 2 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं। तो अगर मैं अब पूछूं तो क्या मुझे नंबर मिलेगा? टोटल टेट्राहेड्रल, टीवी का मतलब टेट्राहेड्रल वाइड इन एफसीसी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, क्योंकि एफसीसी के अंदर में, एक क्यूब के अंदर में, एफसीसी क्यूब में 4 होते हैं हमारे बॉडी डायगोनल, हर बॉडी डायगोनल पे है 2 टेट्राहेड्रल वाइड, टोटल क्या 8 लिख सकता हूं मैं। एक एफसीसी लैटिस में या एफसीसी क्रिस्टल के अंदर में टोटल टेट्राहेड्रल वाइड जो होते हैं वो 8 होते हैं, क्या इसमें कोई दिक्कत? कंफर्म करो, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सब। 8 होते हैं, कोई दिक्कत? ये लिखना जरूर है, अभी मैं लिखा भी दूंगा, इसे लिखा दिया ये बात। अब एक और बात है जो बड़े अच्छे से हमें इंक्लूड करना है, बड़ा अच्छे से। वो इंक्लूड क्या करना है मैं लिखने जा रहा हूं, बताना आपको डाउट होगा तो। एनसीईआरटी में गिवन था, अब ये बात ज्यादा समझ में आप सबको आएगी। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि टोटल, अभी लिखने वाला हूं, देखो टोटल नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी, क्या मैं लिख सकता हूं n? चलो ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड और सेम एफसीसी, क्या मैं लिख सकता हूं n? ये भी सही है। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, क्या मैं लिख सकता हूं 2n? क्या ये 3 लाइन में कोई किसी को दिक्कत, क्या प्रूफ हुआ नहीं हुआ? क्योंकि हमने क्या देखा कि टेट्राहेड्रल वाइड एक एफसीसी के अंदर में 8 हो रहा है, जबकि एटम के नंबर 4 होते हैं, तो ऐसे दिख नहीं रहा कि डबल है। तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा हमारे नंबर ऑफ एटम का एफसीसी के अंदर में, वही सीधे डबल होगा उसके टेट्राहेड्रल वाइड के नंबर में, ऑक्टाहेड्रल वाइड का नंबर मैच कर जाता है। तो ये तीनों बातें क्या आपको समझ में आ गई? एकदम क्लियर होना चाहिए। क्या ये तीनों रिलेशन समझ में आया? n n n 2n, बहुत इजी है, क्योंकि इस सेम टॉपिक से आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं अभी, और देखना कितना काम आएगा ये, और बड़े आसानी से आप न्यूमेरिकल को कर पाओगे, फार्मूला को बना पाओगे। तो जैसे मैंने कहा था ना कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर को या क्रिस्टल फार्मूला को बनाने का 2 क्वेश्चन होता है, एक कंट्रीब्यूशन पे और एक वॉइड पे। याद है कल वाली क्लास? कंट्रीब्यूशन वाला क्लास आपने कल कर लिया था, आज भी आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आज वॉइड वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं हम, ताकि आगे क्वेश्चन हमारे कोई भी दिक्कत ना रहे। तैयार? एकदम तैयार। पहला मैं एग्जांपल खुद दे रहा हूं, मैं खुद बनाऊंगा पहले, और उसके बाद आप सारा बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक मैं खुद बताता हूँ, एक आप बाकी आप बताओगे, ठीक है। तो मैं उसको बताने जा रहा हूं, मैं बताऊंगा, जिनको अच्छे से पता होगा वो ट्राई कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और जिनको नहीं पता वो ध्यान सुनेंगे कैसे क्या क्या कहाँ पे होता है। जैसे कि इन अ क्रिस्टल, इन अ सीसीपी क्रिस्टल,
सीसीपी लैटिस क्रिस्टल हम कुछ भी कह सकते हैं, सीसीपी लैटिस। अच्छा, सीसीपी लैटिस का मतलब क्या होता है पता है? सीसीपी लैटिस का मतलब होता है वही एफसीसी ही। तो इसको मैं लिख ही देता हूं वरना बाद में कंफ्यूज ना होना। सीसीपी एफसीसी सब एक ही चीज है ना? हाँ, तो इन अ सीसीपी और एफसीसी क्रिस्टल, ओके, वाई ऑक्युपाई all CCP lattice, CCP lattice, okay, and X occupy, चलो इसको कर लेते हैं 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। मैं दोनों बताऊंगा ऐसे, टेट्राहेड्रल वाइड। तो फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल क्या होगा? ठीक है, सिंपल है, फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल। तो जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीके से चलोगे तो बड़ा फास्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, ध्यान सुनना सब लोग। करना क्या है, यहां लिखना x, जैसे मैंने कल बताया था वैसे ही यहां लिखना y, इज टू y करना, ऐसे x y कर लिया। अब ध्यान सुनो, जो चीज दोनों में लैटिस में होगा उसको रेशियो मानना 1, क्योंकि जो लैटिस में होता है ना उसका एटम नंबर होगा 4 और एससीसी का एटम होता है 4, तो 4 मैच कर गया। जिन्होंने ट्राई किया वेरी गुड, जिन्होंने ट्राई नहीं किया भी देखते चलो सीखो। समझ लो मेरी बात ध्यान से। मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, वाई ऑक्युपाई ऑल एफसीसी लैटिस। लैटिस में कौन है हमारा? वाई है, कंफर्म है? जो लैटिस में होगा उसको रेशियो मानना 1, मान लिया। चलो ध्यान सुनो, x क्या कहता है, x ऑक्युपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। यहाँ पे कहानी सुनना आप सब ध्यान से। रेशियो हमारा 1/3 तो ठीक है एकदम, 1/3 यहाँ लिखना भी चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है टेट्राहेड्रल वाइड। हमें पता है कि टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्टाहेड्रल वाइड या नंबर ऑफ एटम से दुगना होता है, करेक्ट है ना? हमेशा दुगना होता है ये। तो जब भी कोई रेशियो मिलेगा हमें, हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई खुद के मन से कर लेंगे, और वही आपको भी करना है। ठीक, जैसे ऐसा किया ये क्या निकलेगा, 2/3:1, या 1 को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। अब यही 2/3 हमें x और y को मिलेंगे, और x 2/3 इज द करेक्ट फॉर्मूला। समझ आई बात मेरी? रिपीट कर रहा हूं फिर से, सुनो। क्वेश्चन में देखना, y को कभी लैटिस में डालेगा, कभी x को डालेगा, कभी a को, कभी b को, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन में हमेशा ये काम किया जाएगा, जितने भी क्वेश्चन में ऐसा काम किया जाएगा उसमें सबसे पहले कैच करना कि कौन लैटिस में है। जो लैटिस में होगा उसको मानना है 1, एकदम निश्चित रूप से। मान लिया 1 मानना, उसको इग्नोर भी कर सकते हैं आप। दूसरी बात कि जो हमारा वॉइड को कंप्लीट करेगा, देखना कि ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना उस रेशियो के साथ। अगर ऑक्टाहेड्रल होता तो मैं कुछ नहीं करता। जैसे यही क्वेश्चन अगर होता ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो पता है इसका आंसर क्या होता? किसी को गेस करना है? अगर यही क्वेश्चन मैं कहता ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो इसका आंसर क्या होता? टेट्रा हटा देता, ऑक्टाहेड्रल कहता मैं। तो 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब हुआ कि यहाँ पे नंबर 2 से मल्टीप्लाई हमें नहीं करना, एकदम सही। तो ये 1/3:1 रह जाएगा, या 1/3 रह जाएगा, और x/3 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट। तो x/3 व्हेन देयर इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एंड x2/3 व्हेन देयर इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। ये दो बातें क्रिस्टल क्लियर आपको दिमाग में छप जानी चाहिए। छपा? तो पहले इस क्वेश्चन को लिखो। एक छोटा सा और क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, और मुझे लगता नहीं कि गलत होगा किसी से। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये वाला, एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। नोट किया, नोट किया, नोट किया, नोट किया, अच्छे से नोट किया? ठीक है, तो मैं इसको एलिमिनेट करता हूँ अभी, या क्लियर करता हूँ, और एक क्वेश्चन और लेते हैं। और क्वेश्चन बहुत सिंपल है। वाई ऑक्युपाई, लैंग्वेज को कम कर दे रहा हूं मैं क्योंकि जितना काम उतना तो हो जाएगा हमारा। वाई ऑक्युपाई ऑल सीसीपी लैटिस, ओके सिंपल, एंड एक्स ऑक्युपाई, बहुत सिंपल कर रहा हूं, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। सो ऑफ कोर्स फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल क्या होगा, मैं इसका पोलिंग करूंगा। फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल क्या होगा? देखो इसमें नंबर जो आपको डाउट होता है ना कि सर 3 का 2, 2 का 3 कभी कभी हो जाता है हमारे साथ, वो नहीं होगा। ध्यान से जो मेरी बातें सुनोगे ना उससे नहीं होगा ये गलती। ऐसे क्वेश्चन ट्राई करो, फिर बताता हूँ कैसे करना है इसका। तो क्या ये होगा x2y3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्या ये होगा x3y4? ऑप्शन सी में क्या ये होगा x4y3? ऑप्शन डी में क्या ये होगा xy2? ये पोलिंग करूंगा मैं, बहुत ही आसानी क्वेश्चन है ये, है ना। बट इसमें यही होता है कि नंबर कहाँ पे कौन डालना होता है, कंफ्यूज होते हैं आप लोग, उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो चलो पोलिंग करते हैं इसका, और इस पे क्वेश्चन तो आगे मैं एक पूरा सेशन लेने वाला हूँ क्वेश्चन का, आज बस सिखा रहा हूँ। जैसे वो हम आज ये कंप्लीट कर लेंगे, हम इस पे पूरा एक पूरा बड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, खूब बड़ा वाला।
जिसमें कम से कम 15-20 क्वेश्चन में कराऊंगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसके। और जैसे वो कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, उसके बाद आपको ये टॉपिक और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आज सीखो पहले कि हमारे पास वाइड वाले क्वेश्चन हो तो कैसे ट्राई करना है, और कंट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन हो तो कैसे ट्राई करना है। दोनों ही आसान होते हैं, बस तरीका सही होना चाहिए। अब देखो यहां मैं लिखा टेट्राहेड्रल वाइड, बिल्कुल करेक्ट। तो ये रेशियो वाली बात पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए, बड़ा क्लियर होना चाहिए बात। मतलब ये रेशियो जैसा था वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपने आंसर एक किया होगा तो आपने यही सोचा होगा। सबने सही किया, वेरी गुड सबने सही किया। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया तो आंसर हो जाएगा आपका ये, जो गलती हो जाएगी बात। टेट्राहेड्रल का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें, और ये 4/3 हो जाता, बिल्कुल करेक्ट। और 4/3 का मतलब इट विल बी x4/3। कितना आसान तो था ये, क्या आसान है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। और ये रेशियो वाली बात जो है ना, ये हमेशा याद रखना, मल्टीप्लाई करना है और कभी कभी नहीं भी करना है। जैसे कि इसी क्वेश्चन का मैंने जैसे कहा, चेंज कर देते हैं, रिप्लेस करते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड से, ऑक्टाहेड्रल वाइड से। चलो कमेंट में बताओ सब लोग आंसर जल्दी से, अगर ये होता तो क्या होता, सोचो और बताओ। ये होता तो क्या होता, ऑक्टाहेड्रल वाइड होता तो इसका आंसर क्या, इसमें ऑप्शन में है क्या कोई? है ना, है, एकदम सही। मल्टीप्लाई करने छोड़ देंगे, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, तो मल्टीप्लाई जब छोड़ेंगे तो इट विल बी x2/3, करेक्ट, एकदम करेक्ट। चलो एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको, जो बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है? और ध्यान से देखना, उसमें ऑक्सीजन को लेके फॉर्मूला को बनाने की कोशिश की जाएगी, और कैसे किया जाएगा ये मैं दिखाता हूं। इसको मैं एलिमिनेट करता हूं, ठीक है? देखो क्वेश्चन है क्या कि मैं कंफ्यूजन के हिसाब से बता रहा हूं ऐसे। जैसे मान लो मैंने कहा ए ने ऑक्यूपाई बॉडी सेंटर, ये कल वाली बात थोड़ी सी जोड़ना है मुझे। W, एक W है कुछ, ऑक्यूपाई एस सेंटर, और ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सारे के सारे एस सेंटर है ना। O ऑक्यूपाई फेस सेंटर, एकदम इजी क्वेश्चन है तो। और ये तो कल वाला क्वेश्चन, उसके हिसाब से मैं सोचा कि एक क्वेश्चन देखते हैं करके, क्या आप लोग बता पा रहे कि नहीं। कल इस पे और भी अच्छे क्वेश्चन में देने वाला हूँ, तैयार रहना। Na-WO3 ऑप्शन ए, Na3WO ऑप्शन बी, Na-WO ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है ये हमारा Na-W3O3। तो इनमें से कौन है जो सही ऑप्शन है? बिल्कुल मैं पोलिंग करने जा रहा हूँ। मुझे लगता तो नहीं गलत होगा किसी से, कल ही सीखा है ना, कल सीखा है, और जो सीखा है एकदम अच्छे से फॉलो करो। जहाँ पे गलती होगी मैं बताऊंगा। है आसान क्वेश्चन, जैसे पिछले क्वेश्चन में सबने सही किया है, इस क्वेश्चन में भी सबको सही करना चाहिए। ओके, अटेम्प्ट करो सब लोग, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। और जैसे मैंने कहा था, कंट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आसान हो जाते हैं ना, ये वाइड वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा आसान होते हैं, है ना, बिल्कुल। तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें बस इतना देखना होता है ना कि जो हमारे पास ये जो चीजें दी गई है ना, उसके कंट्रीब्यूशन करने पे उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने कितने होंगे, ये यही सवाल है बस। बॉडी सेंटर पे अगर Na है सोडियम तो एक एटम, बात खत्म। अच्छा, ए सेंटर पे है, सही है, ए सेंटर पे है तो कितने हो गए, 12 एजेज होते हैं, हर एक एज का 1/4 कंट्रीब्यूशन, इसका हो जाएगा सीधे 3, एकदम आसान था ये तो। और फेस सेंटर तो आपको पहले से पता था। तो मैं ये क्वेश्चन क्यों अभी डाला है मैंने, क्योंकि ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि फॉर्मूला पे क्वेश्चन दो तरह के आते हैं। कौन से? एक हमारे वाइड वाले क्वेश्चन और एक हमारे कंट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन। क्या दोनों बातें समझ में आ गई अच्छे से? अभी मैंने सिर्फ सिखाया ही है, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस एक पूरा अच्छा होगा, एक दंगल होगा। और दंगल ये होगा कब, मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है कल आपकी छुट्टी रहे, मैं बताऊंगा इन्फॉर्म करके आप सबको। लेकिन परसों या उसके बाद हम एक लेंगे इस पे, है ना। साथ ही साथ आपको मैं एक और बात बता दूं, सब लोग तैयार रहना। अभी मैं कुछ दिनों के अंदर अनाउंस करने वाला हूं आपका एक टेस्ट, और टेस्ट होगा, आपको याद होगा मैंने कहा था तैयारी करते रहना। टेस्ट होगा आइसोमेरिज्म के ऊपर। तैयारी सब लोग कर रहे हो ना? जो भी पढ़ा है अभी तक मैंने रिवीजन करके रखना। अभी मैंने यहाँ पे अभी तक स्ट्रक्चर पार्ट उतना नहीं ठीक से बताया था, क्योंकि ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल मैंने पूरा बताया था, कंफर्म बताया था, लेकिन तब भी स्ट्रक्चर पार्ट छोटा है, कभी उसका भी क्लास ले लेंगे पूरा, यहाँ पे भी हो जाएगा वो। तो आइसोमर्स का एक टेस्ट होगा मैं, लेकिन एक बात बता दूं, 3 दिन तक तो अभी नहीं होगा, 3 दिन के बाद ही होगा लगभग। तो कल की क्लास के बारे में मैं अनाउंस करूंगा, बाद में बताऊंगा आपको। कल क्लास अगर नहीं हो पाया तो हमारी क्लास अब परसों होगी, और परसों मैं इसी पे किस पे, सॉलिड स्टेट के फॉर्मूला पे क्वेश्चन पे ओवरऑल,
कि सारे के सारे फॉर्म पे, वहां पे नहीं बताऊंगा कि वाइड पे क्वेश्चन है कि कंट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन है ये, ठीक। जो भी इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोग भी अपने दोस्तों में शेयर करें। जल्द से जल्द ये मोनेटाइज हो जाएगा तो सब बच्चों तक पहुंचे और लाइव क्लास में वहां भी चालू कर सकूंगा और पढ़ाई और अच्छी आपकी हो पाएगी। ओके, तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में इस फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल के क्वेश्चन के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं। ओके, नहीं आज 5 बजे क्लास नहीं, आज सिर्फ 10 बजे क्लास। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और ऐसी क्लास में रेगुलर आते रहो और दोस्तों में शेयर करते रहो। और यूट्यूब वाले बच्चे यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर से जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू।